गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड पाठ 2 ल्हासा की ओर का अध्ययन कर रहे हैं। ल्हासा की ओर के बारे में हमने आपको बताया था कि इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का स्वभाव घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। वो इधर उधर देशों की यात्रा करते थे और वहाँ से अपने अनुभवों को प्राप्त अपने कलम के द्वारा शब्दों में लिखा करते थे। उनकी अधिकतर रचनाओं को हम यात्रा संस्मरण या यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। आपका पाठ 2 ल्हासा की ओर उसी यात्रा वृत्तांत का एक अंश है, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। इसके पूर्व में हमने आपको बताया था कि जब लेखक ने अपनी यात्रा शुरू की तो वो कहते हैं वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जब परी कलिंपोंग का रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। वो रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, मतलब वहाँ पे जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया यानी रहने की जगह बना ली है वो अब आबाद दिखाई देती है, बाकी सब बिल्कुल सुनसान रहता है। लेखक कहते हैं ऐसे ही परित्यक्त मानी दूसरों के द्वारा त्यागा हुआ एक चीनी किला था जहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। अब लेखक कहते हैं तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं तो कुछ आरामदायक बातें भी हैं। वहाँ जात पात छुआछूत का तो सवाल ही नहीं, वहाँ की औरतें भी पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के नीचे स्तर के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते हैं, वरना आप घर के भीतर जाएं चाहे बिल्कुल ही अपरिचित हो फिर भी उसकी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय निकाल कर देते तो वो कूट कर उसे पका देगी और साथ में सोडा नमक और मक्खन डाल के आपको चाय पीने के लिए दे देगी। इसके बाद लेखक कहते हैं जब उस परित्यक्त चीनी किले से वो चलने लगे तो एक व्यक्ति उनसे राहदारी मांगने आए। राहदारी मतलब टोल टैक्स मांगने आए तो लेखक के पास 2 स्लिप थी, चिटे जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उन्होंने वो चिटे उसे दे दी और उसी दिन वो थोंगला दूसरी जगह, एक तो हमने फरी कलिंपोंग बताया, दूसरी जगह थोंगला के पहले के आखिरी गाँव में पहुँच गए। यहाँ भी उन्हें सुमति की जान पहचान के सुमति उनके साथ थे जो स्थानीय लोगों को जानते भी थे और उनको काफ़ी कुछ वहाँ की जानकारी भी थी। तो यहाँ भी उन्हें सुमति की जान पहचान के आदमी मिले थे जो भिखमंगे रहते हुए भी उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान मिला था। लेकिन जब लेखक 5 साल बाद उसी रास्ते से फिर लौटे और इस बार वो एक भद्र वेश में यानी एक सज्जन पुरुष की वेशभूषा में थे और घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब भी उन्हें रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी थी और उन्हें गाँव के सबसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा था। वो कह रहे हैं लेखक कि बहुत कुछ लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त वो लोग छंग पीकर अपने होश हवास को दुरुस्त नहीं रख पाते थे। ज़्यादातर सब छंग पीकर बेहोश जैसे नशे में रहते थे। ये तो आपने यहाँ तक आपने पूर्व वीडियो में पढ़ा था। इसके आगे का आज हम अध्ययन करेंगे। अब लेखक तीसरी जगह का नाम बताते हैं कि अब हमें सबसे विकट यानी सबसे मुश्किल डांडा थोंगला ये जगह का नाम है पार करना था। अब ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ यानी रास्ते के दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था, ना तो कोई गांव था और ना ही कोई बस्ती थी। केवल नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आपको कोई ना तो आदमी ना आदमी की कोई जात वहाँ पे दिखाई देती थी। डाकुओं के लिए वो रास्ता बहुत अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि गांव में कोई ना कोई व्यक्ति गवाही देता था। लेकिन इस निर्जन स्थान में इस सुनसान जगह पे मारे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। खुफिया विभाग जो गुप्त रूप से निगरानी करता है, लोगों के बारे में जानता है। वहाँ गवाह भी नहीं मिलता था। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, फिर बाद में देखते थे इसके पास रुपया कोई पैसा कुछ है कि नहीं है। हथियार का कानून वहाँ पे था नहीं, तो हथियार का कानून ना रहने के कारण वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। डाकू यदि उन लोगों को जान से ना मारे तो उसे अपनी जान का खतरा रहता था। गांव में जब हमें मालूम हुआ, लेखक बताते हैं कि पिछले ही साल थोंगला, उस जगह का नाम है डांडा थोंगला जहाँ हमने बताया था, थोंगला के पास खून हो गया है, तो हम शायद खून की परवाह नहीं करते क्योंकि हम बेगबंगे के भेष में थे। लेखक किस में थे? भिखारी के भेष में थे। और जहाँ कोई किसी व्यक्ति को देखते तो तुरंत टोपी निकाल कर और टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर कुची माने दया करो एक पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगते थे। तो उन्हें लोगों की डर था ही नहीं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान लाद कर वो कैसे चलते, उनके पीठ पर सामान लदा हुआ था। और अगला पड़ाव यानी अगला जो उनका पड़ाव था वो 16-17 मील से कम नहीं था।
मैंने सुमति से कहा। लेखक कहते हैं कि लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, उस पर सामान भी रख लेंगे और हम लोग उसके ऊपर चढ़ के बैठ के जा भी सकेंगे। दूसरे दिन लेखक बताते हैं कि घोड़े पर सवार होकर वो लोग ऊपर की तरफ चले। डांडे से पहले एक जगह उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर वो जा पहुँचे। हम समुद्र तल मतलब सी लेवल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थे। लेखक कहते हैं हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत माने सफ़ेद, शिखर माने पहाड़ चले गए थे। जब उन्होंने देखा तो दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर देखा तो हिमालय के हज़ारों सफ़ेद पहाड़ उनको दिखाई दे रहे थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ ऊपर से कैसे थे, बिल्कुल नंगे थे, मतलब उन पर कोई हरियाली नहीं थी, कोई पेड़ पौधा नहीं था। तो भीटा किसे कहते हैं, टीले के आकार का एक ऊंचा सा स्थान होता है। तो लेखक कहते हैं भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ कैसे थे, बिल्कुल नंगे थे, यानी उन पर कोई भी हरियाली नहीं थी, कोई पेड़ पौधा नहीं था, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और ना ही कोई हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। वहाँ पे पहाड़ी लोग होंगे जो भी, वो एक देवता मानते थे, जहाँ जो पत्थरों के ढेर और जानवरों की सींगें और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। कहाँ पे हमने आपको बताया, सर्वोच्च स्थान पर, यानी सबसे ऊंची जगह पर डांडे के देवता का स्थान था, जो किस किस से सजाया गया था, पत्थर के ढेर, जानवर की सींगें और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। जब हम चढ़ते हैं तो फिर उतरते भी है ना। लेखक कहते हैं अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब लेखक कहते हैं कि उनका घोड़ा कोई धीमे चलने लगा। लेखक को लगा कि चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है। लेखक उसे मारना नहीं चाहते थे और धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गए। और मैं डॉन क्विक्सोटो बच्चों एक स्पेनिश उपन्यासकार का नाम है, जिन्होंने सावरतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का लिखा था, नायक था जो घोड़े पर चलता था। फिर से समझो डॉन क्विक्सोटो कौन है, कि जो स्पेनिश उपन्यासकार सावरतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक यानी हीरो था जो घोड़े पर चलता, उसका नाम था डॉन क्विक्सोटो। अब लेखक कहते हैं कि मैं डॉन क्विक्सोटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। उन्हें जान ही नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, क्योंकि घोड़ा बहुत धीमे चला था। जब लेखक जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता था या और धीमे चलने लगता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी एक जगह से 2 रास्ते जा रहे थे और लेखक ने बाएं का रास्ता लिया और वो 1.5 मील तक आगे चले गया। आगे एक घर में उन्हें पूछने पे पता चला कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने तरफ था। उन्हें कहाँ जाना था, लंकोर जाना था। फिर लौटकर उन्होंने उसी को पकड़ा, सही रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो उनको सुमति इंतज़ार करते हुए मिले, क्योंकि सुमति का घोड़ा तो आगे चला गया था तो सुमति उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो लेखक कहते हैं सुमंगोलों का मुंह, यानी सुमति का मुंह लाल हो रहा था, तो वो कहते हैं मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो सुमति पूरे गुस्से में थे तो उनका मुंह पूरा लाल हो रहा था। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी, यानी टोकरी किसे कहते हैं, बास्केट को, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, यानी कंडे ठंड होती है ऊपर जगह पे, तो उन्होंने वो कंडे जला के आग ली होगी, तापा होगा अपने आप को, तो 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म करके पिया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, मतलब बहुत पोलाइटली लेखक ने जवाब दिया, मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। लेखक कहते कि मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। और लेखक लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके यजमान थे, किनके, सुमति के। यजमान किसे कहते हैं, जो अपने घर में ब्राह्मण को या पूजा का कोई आह्वान करते उसे यजमान कहते हैं, ब्राह्मण को मानने वाले, ठीक है। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर भी सुमति के यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा बच्चों लोग की एक तरह का ड्रिंक होती है जो सत्तू या चावल के साथ, मूली, सत्तू जानते हो, जौ का आटा, सत्तू या चावल के साथ वो मूली डाल के हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया हुआ खाद्य पदार्थ होता है जिसको वो खाते हैं और वो उनकी स्पेशल डिश होती है जिसे हम थुक्पा कहते हैं। तो लेखक कहते हैं पहले तो उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को उनको गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। अब लेखक कहते हैं कि अब चौथी जगह का नाम आया तिंगरी। सबसे पहले क्या आया था, फरी कलिम्पोंग, फिर डांडा थोंकला और फिर लंकोर, और अब क्या आया, तिंगरी। लेखक कहते हैं अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी।
मतलब जैसे एक बहुत बड़ा सा मैदान हो, बीच में एक टापू छोड़ा ऊंचाई इस जगह पे कोई पहाड़ी हो, वो लेखक उनके बारे में बताते हैं। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के लोग आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी, चिरी किसे कहते हैं? कपड़े की चीर को जो पतले पतले हम लोग फाड़ के बनाते हैं, कपड़े को फाड़ते जाएं, वो बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने के बाद भी सुमति किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा किसे कहते हैं? ताबीज टाइप का होता है जो लोग गले या हाथ में बांध लेते हैं। तो वो सुमति के चूंकि यजमान थे, सुमति को लोग मानते थे, तो सुमति कहते थे ये बोध गया से लाया हुआ कपड़ा है और इसका ताबीज है, बांध दो, सब समझेंगे। तो वो किसी भी, जब वो खत्म हो जाता था तो किसी भी कपड़े को बांध के वो उसका गंडा बना देते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक कहते हैं मैंने सोचा जब ये यजमानों के पास जाएंगे तो उनको 1 हफ्ता लग जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर रुपये दे दूंगा, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया था सुमति की। तो लेखक उनको लालच देते कि इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया, भरिया किसे कहते? जो हमारा बोझ उठा के चले, भरिया ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते, लेखक कह रहे थे, तो बहुत अच्छा था। अब 10-11 बजे की धूप में, तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी लेखक कहते हैं बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह कर चल रहे हैं, ललाट यानी आपका माथा धूप से जला है, लेकिन पीछे पीठ का कंधा जो है आपका बर्फ़ हो रहा है, यानी कि बहुत ठंड भी होती थी और सूरज की तरफ आपको लगता था कि आपका माथा जल रहा है और पीठ आपकी ऐसे लगती थी कंधा बिल्कुल बर्फ़ हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा होता। फिर लेखक कहते हैं हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया। पहाड़ी जगह पर चढ़ने के लिए लोग अक्सर डंडा हाथ में ले लेते हैं और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन अब वो एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना लेकर वो शेखर विहार, दूसरी जगह का नाम है शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में, मतलब खाली में उसको मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु, यानी कोई भिक्षुक जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्हें भिक्षु भी कहते हैं। भिक्षु का अर्थ भिखारी भी होता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु नमसे उनका नाम था, बड़े भद्रपुरुष थे, यानी बहुत जेंटलमैन थे। वो बहुत प्रेम से मिले। लेखक कहते हैं हालांकि उस वक्त उनका भेष यानी कि उनकी ड्रेस ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर क्या होता है बच्चों? बुद्ध के जो वचन, बुद्ध ने अपने वचन पाली भाषा में दिए, उनका अनुवाद और की हस्तलिखित, मतलब हाथों से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी, यानी 103 मोटी मोटी किताबें रखी होती हैं। अब जो पढ़ने का जिसको शौक़ होता है उसको तो वहीं आनंद आता है। लेखक चूँकि थे पढ़ने के वाले व्यक्ति थे, लिखने वाले व्यक्ति थे, तो उनको तो आनंद वहीं आया था। तो उनका कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी। लेखक ने अपना आसन यानी अपने बैठने की जगह वहीं पर लगा ली। वो बड़े मोटे कागज़ पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी, एक एक किताब जो थी 15-15 सेर से कम की नहीं थी, यानी बहुत भारी किताबें थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो लेखक कहते हैं वो अब पुस्तकों के भीतर थे, यानी उनका पुस्तक पढ़ने में मन लग गया था, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो गए। लेखक को लगा कि मैंने समझा कि उन्हें 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक कहते तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से, जो कि वहाँ पे भिक्षु थे, उनसे हमने विदाई लेकर हम चल पड़े। आपका पाठ आज यहीं समाप्त होता है। ये पाठ आपका यहीं तक है। ये केवल लेखक ने यात्रा वृत्तांत, अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए लिखा कि जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी लहासा की ओर, यानी तिब्बत की जो राजधानी लहासा थी, उसका जो वहाँ का जो रास्ते जो बहुत कठिन है उसके बारे में बताया है। वहाँ के जो लोगों की जीवन शैली है, जो कि मानसिकता है, जो वो लोग खाते हैं, उनके बारे में बताया है। आपका पाठ आज यहीं समाप्त होता है। एक बार आप पाठ का पुनः अध्ययन जरूर कीजिएगा।